अब ये मूव नहीं कर रहा है, क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि इसका म्यू tan थीटा से ज्यादा है। म्यू जो है म्यू tan थीटा से ज्यादा, इसलिए मूव नहीं करेगा। मूव करने की कंडीशन क्या थी? हमने मूव करने की कंडीशन पढ़ी थी कि अगर tan थीटा बराबर बड़ा होगा म्यू से तो क्या हो जाएगा? ये बॉडी जो है मूव करने लगेगी। और अगर म्यू क्या हो जाएगा? बड़ा होगा या बराबर होगा tan थीटा के, तो मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये हमने ड्राइव किया हुआ है। हाँ बेटा, हाँ हाँ, कहिए अपनी क्लास की बात ठीक है जी। आप आइए, हाँ आप आइए। ऐसा आप जो है वो क्या कहते हैं, आइएगा 1:30 बजे। ये कंडीशन हमने कैलकुलेट करी थी। और इस थीटा को क्या कहते हैं बोलो? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, अगर tan थीटा बड़ा हो जाएगा, उस दिन भी मैंने बताया था एक्सपेरिमेंट करके। मान लीजिए ये मेरा प्लेन है, इधर देखो आधान ऐसे रखा हुआ है, क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा। मैंने उठाया, मूव किया? नहीं किया, नहीं किया। लेकिन एक एंगल ऐसे आएगा, ये एंगल जो बन रहा है ये ऐसा आएगा कि ये मूव करने लगेगा। ठीक है, तो जब ये मूव करने लगेगा उसी एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो यहां पे कंडीशन देखो क्या दी हुई है, ये वाली दी हुई है। बोलो, यही दी हुई है। यही है कंडीशन दी हुई है कि म्यू जो है वो tan थीटा से बड़ा है। इसका मतलब ये मूव नहीं करेगा। मुझसे कहा गया फाइंड द मिनिमम फोर्स टू मूव द बॉडी। मुझे ऐसा फोर्स लगाना है एक बॉडी पे कि ये मूव करने लगे। तो पहली बात तो फोर्स किधर लगेगा? जाहिर सी बात है, इधर को मूव कराना है, इधर ही लगेगा। क्यों नहीं मूव करना था पहले? इसलिए कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है Fl, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? म्यू n के बराबर होती है। और n किसके बराबर है? n mg cos थीटा के बराबर है। ये हम लोग 1000 मरतबा कर चुके हैं सब, हैं? तो mg cos थीटा के बराबर n है, तो Fl की वैल्यू क्या हो गई? म्यू mg cos थीटा। बोलिए, ठीक है। ये वाला फोर्स किससे बड़ा है? mg sin थीटा से बड़ा है, तभी तो नहीं मूव कर रहे। तो ये हो गया म्यू mg cos थीटा इज ग्रेटर देन, किसके बराबर बड़ा है? mg sin थीटा, तभी ये मूव नहीं कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना है? एक फोर्स लगाना है ताकि ये मूव करने लगे। और वो फोर्स कौन सा वाला? मिनिमम, कम से कम। मैं ज्यादा तो कुछ भी लगा दो तो मूव कर जाएगा। कम से कम कितना लगाऊं कि ये मूव ना करे? तो कम से कम कितना लगाऊं? तो उसी का नाम एफ मिनिमम है। और वो किधर लगाना पड़ेगा? बोलिए, इधर लगाना पड़ेगा। हाँ, इधर लगाना पड़ेगा। उल्टा लगा दिया, किधर लगाना पड़ेगा? इधर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये इधर लगाऊंगा तो अब क्या हो जाएगा? ये बड़ा होने की बजाय बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये बराबर हो जाएगा।
क्योंकि अब मैंने एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया ना mg sin थीटा की डायरेक्शन में, जो इसको मूव करा रहा है। है बेटा, मूव नहीं कर रहा है, लेकिन हम मान लेंगे क्योंकि उस वक्त मक्खी भी आकर के यहाँ पे पंख फैला देगी ना तो मूव कर जाएगा। ठीक है, जस्ट बराबर हो चुका है। अब हवा भी जरा सी चल जाएगी तो मूव कर जाएगा। ठीक है, तो हम इसी कंडीशन को मानेंगे, ये एफ मिनिमम। इसी कंडीशन को हम लोग क्या मानेंगे, एफ मिनिमम। तो यहाँ से एफ मिनिमम की वैल्यू आ गई नहीं आ गई? ये बात मेरी समझ में आई? मैंने इक्वेशन कैसे बनाई बोलो, फिर से समझा दूं, फिर से समझा देता हूं। सागर, हमने क्या किया था, एक ब्लॉक लिया था, इंक्लाइन प्लेन पे रखा। इंक्लाइन प्लेन पे रखने के बाद इसका म्यू जो है वो tan थीटा से बड़ा था। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जब ऐसा होता है तो ये मूव नहीं करता है, तो ये मूव नहीं करेगा, ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर tan थीटा बड़ा हो जाएगा म्यू से तो ये स्लाइड कर जाएगा, ये थीटा बढ़ गया ना तो ये स्लाइड कर जाएगा, यानी वो म्यू से बड़ा हो गया। इस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो हमसे ये कह रहा है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू जो है ये tan थीटा से बड़ा है। इससे बात बिल्कुल हमारे दिमाग में क्या क्लियर होनी चाहिए कि बॉडी मूव नहीं कर रही है। नहीं कर रही है तो मुझे इसको मूव कराना है, मिनिमम फोर्स टू मूव द बॉडी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, किधर, mg sin थीटा की डायरेक्शन में, ताकि ये मूव करने लगे। तो ये मूव करने लगे तो क्या मतलब हो गया कि ये Fl जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, mg sin थीटा प्लस F मिनिमम के बराबर हो जाना चाहिए। बस ये हो गया। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, F मिनिमम, F मिनिमम हो जाएगा, F मिनिमम इसके बराबर हो जाएगा। इसको इधर ले आऊंगा तो म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, ये आंसर आ। क्लियर होगी बात? चलिए, तो ये हो गया। तो इस बार हमको फोर्स किधर लगाना है, फोर्स का डायरेक्शन बताइए। इधर लगेगा फोर्स, इधर मूव कर रहा है तो इधर लगाना पड़ेगा ना, तभी तो ये रुकेगा। ये तो F मिनिमम हमारा, F मिनिमम इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, फ्रिक्शन के सपोर्ट में लगाना है। तो फ्रिक्शन फोर्स ये है म्यू एम जी कॉस थीटा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनिमम फोर्स इसके इक्वल करने के लिए फ्रिक्शन के सपोर्ट में लगाना है। तो म्यू एम जी कॉस थीटा के साथ इस बार मिनिमम फोर्स लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा के, और जैसे ही बराबर हो जाएगा रुक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां से एफ मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। बस ये आ गया, सबका यही आया। गिवन इन द फिगर the length of the chain is L and mass of the chain is capital M and coefficient of friction is mu. So we have to find the maximum length of the chain which can be hanged so that it should remain at rest or it should not move. तो मान लीजिए ये वाली लेंथ है, ये मैंने लटका दी। इस लेंथ की वैल्यू क्या मान लूं, ये पूरी लेंथ L है, कैपिटल L है, तो इसको मैं स्मॉल l मान लेता हूं। है तो ऊपर वाली कितनी बची, ये बच गई, ये वाली इतनी कैपिटल L माइनस स्मॉल l। ठीक है, हमने ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़े थे,
कि एक मास यहाँ रखा हुआ है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, दूसरे मास से लटका हुआ है, तो ये मास नीचे क्या लगाता था mg, और ये क्या लगाता था, ये फ्रिक्शन लगाता था म्यू mg के बराबर। तो ये कब नहीं गिरेगा, बस जब दोनों फोर्स बराबर होंगे, फ्रिक्शन पीछे रोक रहा है, mg आगे खींच रहा है, तो दोनों को बराबर ही तो करना है। तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, लगाइए, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है यहाँ पे, एम जी, इसको 1 मान लेते हैं, 1 मान लें, m1g हो गया है। और यहाँ पर जो बाकी मास बचा ये वाले पार्ट का, ये कितना है, ये m2, इसको मान लेते हैं इंटू जी। तो नॉर्मल इसका कितना हो जाएगा, बोलिए नॉर्मल कितना हो जाएगा, m2g के बराबर ही होगा, होगा नहीं होगा, कोई एंगल वेंगल तो है नहीं, फ्लैट सरफेस के बराबर होता है, जब एंगल होता है तभी तो बदलता है। तो ये m2g के बराबर हो गया। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फिर कितना लगेगा इसकी तरफ पीछे, ये फ्रिक्शन फोर्स F लिमिटिंग कितना लगेगा, म्यू n। तो बताइए F लिमिटिंग विल बी इक्वल टू म्यू n, और ये क्या है, म्यू m2g के बराबर। तो ये मूव कम नहीं करेगा, कब तक नहीं करेगा, जब तक म्यू m2g इज इक्वल टू m1g। ये नीचे खींचने वाला फोर्स, इस फ्रिक्शन फोर्स जो रोके हुए दोनों बराबर होंगे तभी तो नहीं चलेगा, है? लेकिन हमें लेंथ की टर्म में बताना, मास की टर्म में तो हमने बहुत आसानी से कर ली। लेंथ की टर्म में बताइए कैसे करें। जब लीनियर कोई चीज होती है तो हम लोग कौन सी डेंसिटी यूज करते हैं, लीनियर डेंसिटी। जब कोई लेंथ होती है ऐसे तो इसकी हम क्या लेते हैं, या वायर हो ऐसे तो क्या लेते हैं, लीनियर डेंसिटी, लैम्डा। क्या कहते हैं इसको, लीनियर डेंसिटी। ये तो कई मर्तबा कर चुके हैं। और ये किसके बराबर होती है, मास अपॉन लेंथ के बराबर। तो इस पूरे चेन की लेंथ कितनी हो गई, वो मतलब डेंसिटी क्या होगी, टोटल मास और डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, तो m अपॉन l हो गई इसकी डेंसिटी। तो इतने टुकड़े का मास क्या होगा, अगर आपको डेंसिटी मालूम है तो खाली क्या करना होता है, उस लंबाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका मास आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस लेंथ का मास ऑफ लेंथ L हमने क्या माना है, m1 माना है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू L, डेंसिटी इंटू लेंथ। और डेंसिटी किसके बराबर है, डेंसिटी बराबर है कैपिटल M अपॉन कैपिटल L, ये तो हो गई डेंसिटी इंटू स्मॉल l, ये आ गई वैल्यू। आएगी नहीं आएगी बताइए सर। भाई किसी भी चीज की का मास निकालना हो तो उसको क्या करते हैं, डेंसिटी। अभी तक हम कौन सा फॉर्मूला सीखे हैं, हम लोग ज्यादातर कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम डेंसिटी कहलाती है। तो इसमें मास कैसे निकालते हैं, मास निकालते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो लीनियर डेंसिटी में क्या हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से मास निकालेंगे तो कैसे आएगा, डेंसिटी इंटू लेंथ। तो यही तो मैंने किया है, डेंसिटी इंटू लेंथ है, और लेंथ की वैल्यू L है और डेंसिटी है अपॉन L है, तो ये आ गई। तो इस वाले की बताइए m2 की, मास ऑफ लेंथ कैपिटल L माइनस स्मॉल l। इस वाले की क्या है, ये m2 है, तो ये क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू कैपिटल L माइनस स्मॉल l। बोलो कोई डाउट इसके अंदर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैपिटल M अपॉन कैपिटल L, ये तो हो गई डेंसिटी की वैल्यू, इंटू
कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। ये उसकी लेंथ हो गई जो ऊपर वाला टुकड़ा है, उससे मल्टीप्लाई किया तो उसका मास आ गया। तो यही दोनों वैल्यूज यहाँ रख दीजिए तो लेंथ ही टर्म में आ जाएगा। तो म्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन एल इंटू कैपिटल एल माइनस एल, ये M2 की जगह आ गया, इंटू जी इज इक्वल टू M1 की जगह क्या आया, M अपॉन कैपिटल एल इंटू एल इंटू जी। आ गया आंसर। जो कट रहा है काट दीजिए, जो बच रहा है बचा रहने दीजिए। बोलिए क्या क्या कट रहा है यहाँ पे, दिख रहा है कटने वाला? देखिए मुझे तो दूर से ही दिख रहा है, M बाई एल यहाँ भी है, M बाई एल यहाँ भी है, कट गया। G यहाँ पे है, G यहाँ पे है, ये भी कट गया। तो जो बचा वो लिख देते हैं, म्यू इंटू एल माइनस स्मॉल एल इज इक्वल टू एल इंटू जी। तो स्मॉल एल की टर्म निकालनी है ना हमको, कितनी लंबाई हम लटका सकते हैं? हाँ जी कट गया, यस। तो जी हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एल वाली टर्म को एक साथ ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, म्यू इंटू कैपिटल एल माइनस म्यू इंटू स्मॉल एल इज इक्वल टू एल। तो यहां से मैं लिख सकता हूं म्यू कैपिटल एल इज इक्वल टू एल प्लस म्यू एल। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एल को कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू म्यू इंटू कैपिटल एल। बोलिए, तो एल आ गई, स्मॉल एल की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, स्मॉल एल इज इक्वल टू म्यू इंटू कैपिटल एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। आ गया आंसर। कुछ भी नया नहीं किया मैंने, सिर्फ बस ये है कि मैं पहले से कर चुका हूं तो मैं कर लेता हूं, आप लोगों ने किया नहीं तो आप लोगों को पता नहीं कैसे। इसीलिए आप लोगों को ये खुद से जितनी भी मैं कैलकुलेशन करा रहा हूं, ये सब क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए, तभी कॉन्फिडेंस एग्जाम में आएगा। फॉर्म सॉल्व हो गया, हो गया। चले तो फ्रिक्शन का एक और क्वेश्चन लास्ट वैरायटी का करा देते हैं। ओके चलिए, इसका आर हो गया, स्फीयर है ना प्याला, हॉलो स्फीयर, सेमी हॉलो स्फीयर, तो इसका रेडियस ये आर हो गया, तो ये भी आर हो जाएगा। और क्या हो सकता है, इसका मास हमने एम ले लिया, जब भी तो प्याला है हॉलो होगा, जब भी तो हाँ तो बेटा रेडियस तो रहेगा, हाँ तो रेडियस तो रहेगा ही ना। अगर वो स्फीयर है तो उसका चारों तरफ रेडियस बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये वाला भी रेडियस आर होगा, ठीक है। बना लो बेटा, फिर वरना अलग से टाइम लगेगा। बन गया रेडियस, रेडियस सब, चलो वेरी गुड। इसका मास क्या है, एम जी, एम, तो जी कैसे लगेगा, बोलिए जी कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर, वेरी गुड, कम से कम एक बात तो याद है। तो ये जो है एम जी हमेशा ऐसे लगेगा, ठीक है। चलिए अब प्रॉब्लम यहां पर ये है कि मुझे इस एम जी का कंपोनेंट चाहिए जो इसको नीचे लेके जाएगा, वो कैसे है। चलो मैं बना देता हूं, आएगा कैसे बाद में करेंगे बात। ये कौन सा फोर्स है, बोलो, ये है वह फ्रिक्शन, तो उसको रोकेगा ऊपर की तरफ, नीचे आने देगा। ये mg वाला कंपोनेंट है, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। और दूसरा क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा mg cos थीटा। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा मेरा, थीटा।
ठीक है, इसको ज्यादा डार्क कर दिया जाए ताकि ये दिखे। ये हो गया थीटा, या नीचे लिख दो थीटा, चलो यहाँ लिख देता हूँ थीटा। ये लेकिन थीटा कैसे आएगा ये बताइए। हाँ बेटा क्या, अच्छा चलो प्यास तो लगी जाएगी ऐसे क्वेश्चन करने में। पहले जो है क्वेश्चन करो तो पानी मंगवाएंगे, ये पानी की बोतल तो भेजिए। फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शन भी मैं लगा देता हूँ, चलिए। ये फ्रिक्शन लग रहा है। नॉर्मल कैसे लगेगा, नॉर्मल ये लगेगा, ये नॉर्मल हो गया। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, म्यू एन, और म्यू एन कितना है, mg cos थीटा। कुछ भी नहीं है, देखो सेम डायग्राम है, ये वही नहीं है इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन ही तो है। कहाँ गया इंक्लाइन प्लेन, ये रहा। बस इस प्लेन को मैंने क्या किया है, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया है, ऐसे घुमा दिया, बोलो ऐसे ही घुमा दिया। ये वाली है, ये मास हो गया यहाँ पर रखा है। सारा डायग्राम अगर मैं ऐसे देता तो आप लोग बना देते 1 मिनट में, बना देते नहीं बना देते हैं, सब एक चीज 1 मिनट में बन जाता। लेकिन ये वाली लाइन, अब देखो यहाँ पे जो असल पॉइंट है, ये वाली लाइन इस कलर से बनाया जाए, इससे बनाते हैं, चलिए ये कलर। तो ये वाली जो लाइन है, ध्यान से, ये क्या लाइन है, टेंजेंट, और टेंजेंट क्या देता है, स्लोप, ठीक है। और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो देखो ये एंगल थीटा हो गया, तो ये थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और थीटा कैसे निकल जाएगा, टेंजेंट से निकल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा हो गया, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे ये टेंजेंट का कमान था। चलिए बना लिया डायग्राम जल्दी से। तो हाइट हमको कैसे मिलेगी, हाइट तो हमको थीटा से ही तो मिलेगी, एच निकालना था ना। तो हाइट कैसे मिलेगी, थीटा से मिलेगी। चलिए अब हाइट निकालते हैं, अगर ये सब बातें आपको क्लियर हो गई हैं तो अब हाइट निकालते हैं। ऐसा करता हूं, ये वाली लाइन को मैं यहां मिला देता हूं, पहले तो इसको मिलाता हूं ध्यान से। तो क्या ये भी रेडियस होगा, गुड, फिर इसको मिलाता हूं, ठीक है। तो ये वाली रेडियस है r, इसमें किसी को डाउट है, वह सर्कल में कहीं भी सेंटर से किसी भी लाइन को कहीं पर भी मिलाइए वो रेडियस होगी, तो वो भी रेडियस, ओके ठीक है, गुड। और ये जो एंगल थीटा है, ये बिल्कुल नॉर्मल के साथ में मैंने बनाया है, ये देखो थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया है। तो ये नॉर्मल कहाँ है, इधर है। अगर मैं इसको दोबारा से बनाऊं तो इसको ठीक करना पड़ेगा मुझे, ये नॉर्मल ऐसे है। ये नॉर्मल यहाँ पर है, ये है, इसको मिटाया जाए तो ये मिटने में भी दिक्कत करेगा। हाँ
बढ़िया, तो वाइट से ही बनाते हैं, वाइट दिख रहा है, ये मेरा नॉर्मल होगा। बोलो ठीक है। तो मैंने नीचे क्या गलती करी है, नीचे गलती मैंने mg cos थीटा हमेशा क्या होता है, नॉर्मल के बिल्कुल लाइन में होता है ना। तो ये वाली भी लाइन जो होगी mg cos थीटा की, वो बिल्कुल सीधी होगी। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि अभी वरना आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, तो ये mg cos थीटा ये होगा। क्लियर हुई बात। और अब देखो ज्यादा परपेंडिकुलर भी दिख रहा है ये, और ये है, तो ये वाला जो एंगल है ये है थीटा। तो इस थीटा से मिला करके सोचो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। कैसे हो जाएगा थीटा, बताओ। थीटा बोले चलिए आ रहे हैं, थीटा नहीं, सोचो 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 सोचो। देखो ये वाली लाइन जो रेडियस वाली है ऐसे है, और ये वाली लाइन जो mg वाली है वो भी तो ऐसे है, बिल्कुल पैरेलल नहीं है इसके इसके, ये पैरेलल नहीं है। और ये जो लाइन है, ये जो रेडियस वाली आ रही है वो ऐसे आ रही है? बोलिए ठीक है। तो ये एंगल जो बन रहा है यही तो थीटा बन रहा है। ये mg वाली लाइन है, ये रेडियस वाली लाइन है, ये थीटा बन रहा है, ये mg cos थीटा है। तो ये वाला एंगल थीटा नहीं हो जाएगा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। चलो डायग्राम यही सब ड्राइंग बनाते हैं। ये एडवांस लेवल की प्रॉब्लम करा दी है ना, लेकिन है कुछ भी नहीं, सिर्फ दिमाग का एनालिसिस है बस। और ये सब ये मत समझोगे आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि एक दिन में बना, इसको आपको रटना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिजिक्स में भी आपको रटना है, लेकिन जब आपका दिमाग एक्सपर्टाइज हो जाएगा तो फिर नहीं रटना पड़ेगा, फिर आपको हर चीज खुली हुई होगी, ऐसे कर तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। ठीक है। तो ये वाली अगर हाइट h है, चलिए बन गया, बनाई बनाई बनाई। ये r sin थीटा कैसे आया, ये ट्राइंगल ले लिया मैंने ये वाला, इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज वाली साइड r है, ये वाली साइड जो है ये क्या है, r माइनस h है, ये वाली हमें पता नहीं थी, तो ये हमने साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर में ये वाली साइड कवर हो गई, हाइपोटेन्यूज हमको पता है, तो r को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो वहां साइन थीटा हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये मैं हटा रहा हूं, अब मैं आता हूं फ्रिक्शन की तरफ। ठीक है, चलिए। तो अब ये बताइए कि इसको मूव नहीं करने देना है, तो मूव कब नहीं होगा, मूव कब नहीं होगा, जब म्यू tan थीटा के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, तो हम बराबर मान लेते हैं। इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट निकालनी है ना, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये मूव नहीं होगा। ठीक है, इसका भी एक ट्राइंगल बनाइए, tan थीटा के लिए ट्राइंगल बनाइए। ये बना दिया मैंने, मान लीजिए ये थीटा है, तो इससे इस फॉर्मूले से इस ट्राइंगल में वैल्यू बता सकते हैं आप क्या क्या है। अगर मैं इसके नीचे 1 रख दूं, 1 तो रख सकते हैं ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और tan थीटा होता किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है? तो ये थीटा एंगल के सामने वाली चीज क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। और परपेंडिकुलर किसके बराबर है, म्यू के, और बेस किसके बराबर है, 1 के। आ गया नहीं आ गया है? ये ट्राइंगल बनाना नहीं आना चाहिए। कोई वैल्यू ऐसे साइन की दी हुई है, टेन की दी हुई है, कॉस की दी हुई है, तो उससे आप ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलिए। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा,
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसका रूट। तो बेस का स्क्वायर कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो गया म्यू का स्क्वायर और इसका रूट। बोलिए यही तो हो जाएगा h। आगे चलो नहीं आगे। वेरी गुड। चलिए अच्छा ये वाली हाइट बताइए r माइनस एच को अगर मुझे लेना है कॉस की टर्म में तो कैसे लेंगे? कॉस थीटा लिखिए, कॉस थीटा इसके लिए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा r माइनस एच डिवाइडेड बाय r। होगा नहीं होगा? हाँ तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे इसका कंपोनेंट मान के चले, जैसे किसका? ये जो r है हाँ इसका कंपोनेंट मान के चले तो ये r cos थीटा है। हाँ नहीं हमें h निकालना है ना, h निकालना है तो इसमें कंपोनेंट नहीं आएगा। ये हो गया, ये फॉर्मूला समझ में आया। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यही फॉर्मूला मैंने लगा दिया, ये बेस है और ये r हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और यहां से बताइए cos थीटा क्या होगा इस वाले ट्राइंगल से। इस वाले ट्राइंगल से बेस ये है 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, बस आंसर आ गया। यह आज तक का सबसे टफ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। इसको उतारिए, अब दोनों को इक्वेट करके h की वैल्यू निकालिए। दोनों को इक्वेट करके h की वैल्यू निकालिए। ऐसा होता है
इसमें बेटा एक एक चीज सीखने वाली है। हो गया, इक्वेट किया तो इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ 1/√1 प्लस म्यू का स्क्वायर। हो गया, तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी? आप लोगों का दिल करे तो इसको आगे फर्दर सीखने के प्रोग्राम में रखिएगा, नहीं दिल करे तो आप इसको लीव भी कर सकते हैं। तो h की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी? यहाँ से h को इधर ले आऊं तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको उधर ले जाऊं तो माइनस हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू कैपिटल R यानी रेडियस माइनस कैपिटल R अपॉन √1 प्लस म्यू का स्क्वायर। ये h की वैल्यू है। इस हाइट तक सब किस टर्म में आई है? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये आपका सरफेस कैसा है। ज्यादा रफ होगा तो ज्यादा ऊपर चला जाएगा, कम रफ होगा यानी इसका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन कम होगा तो क्या हो जाएगा? नीचे ही रह जाएगा। बोलिए, हो गया? चले आगे एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट। कुछ दोबारा बताऊं, ये हमारा हेमीस्फीयर है, इसके अंदर इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। हमें एक बॉडी को इसके ऊपर ऐसी हाइट पे रखना है कि ये स्लिप ना करे, और वो हाइट मैक्सिमम होनी चाहिए जो मैक्सिमम कर सके। तो क्या होना चाहिए कि आगे की तरफ लगने वाला फोर्स और पीछे की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो वो हाइट हमने मान ली कि वो हाइट h है, जिसपे ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो। तो उस हाइट h को हमने कैसे निकाला? उस हाइट h को हमने इस तरीके से निकाला, ये एंगल थीटा ही तो बनेगा। अब देखो, अगर ये आप ज्यादा ऊपर मान लो यहाँ पर ले जाते हैं, आप यहाँ पे ले जाते हैं आप इसको ब्लॉक को, तो अब यहाँ पे क्या होता? बोलिए, यहाँ पे टेंजेंट कैसा बनता? ये बनता टेंजेंट, ये बनता टेंजेंट, बनता नहीं बनता? तो इस बार क्या हो जाता? इस बार थीटा बड़ा हो जाता, ये वाला थीटा हो जाता। तो सारी कहानी तो थीटा पे डिपेंड कर रही है। इस थीटा को मैंने क्या किया है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे जोड़ दिया। जैसा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वैसे ही थीटा होगा, और उसी थीटा को फिर मैंने क्या किया? उसी थीटा से h की वैल्यू आई है। अगर ये वाली चीज यहां पर होगी तो क्या हो जाएगा? अब की बार h कहां से? यहां से लेके यहां तक का हो जाएगा।
ये वाली लाइन है। तो मैंने क्या किया है, थीटा को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से जोड़ करके आंसर निकाला। ठीक है, चलिए तो यहां पर हमारा एक का मास है m1, एक का मास है m2, और मास अलग है, मटेरियल अलग बना हुआ है, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1 और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ2। दोनों का अलग अलग सरफेस है, अलग अलग टाइप का, तो इसलिए उनका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी अलग अलग है। इसमें आपको क्वेश्चन करने हैं 3। केस 1, μ1 इज इक्वल टू μ2। केस 2, μ1 is greater than μ2। केस 3, μ1 is less than μ2। तीनों में क्या करना है, फाइंड नॉर्मल। तीनों में नॉर्मल होता है। एक्सेलरेशन भी चलिए निकाल दीजिए, लगाइए दिमाग जल्दी से। एंगल हमेशा थीटा लेते हैं, थीटा ले लीजिए। नॉर्मल लिख लिया, बताओ नॉर्मल क्या हो जाएगा। पहले एक्सेलरेशन दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन g sin थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। माइनस कहाँ आएगा, g sin थीटा हुआ ना, फोर्स इधर लग रहा है, मास से डिवाइड करो। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो g sin थीटा से गिर रहा है नीचे। और चाहे तो हम फ्रिक्शन को भी माइनस कर सकते हैं, चलिए कर देते हैं। तो नेट क्या हो जाएगा, नेट फोर्स नीचे की तरफ लगने वाला m1g sin थीटा, जिसको मैंने m मान लिया है, और पीछे की तरफ लगने वाला म्यू mg cos थीटा, ये वाला बड़ा है, डिवाइडेड बाय m। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर हमारा एक्सेलरेशन का ये नहीं है। तो क्या हो जाएगा, m से m कट गया, तो g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, ये मेरा एक्सेलरेशन है। दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन यही है। तो बिल्कुल ये कंडीशन कौन सी होगी, फ्री फॉल वाली होगी। जो डाइवर ने एरोप्लेन से या छत से कूदा था बैग लेकर के, तो वही कंडीशन हो गई ना। समझ लो इस वाले के ऊपर ये बैग है, दोनों सेम एक्सेलरेशन से गिर रहे हैं। तो जब सेम एक्सेलरेशन से दोनों गिर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई भी नॉर्मल नहीं लगाएंगे। यहाँ पे नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको लिखिए, नॉर्मल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, नो नॉर्मल। दिस इज ए कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। इसको क्या बोलते हैं, कंडीशन
ऑफ फ्री फॉल। हो गया? ये कैसे आया समझ में आया? हाँ, ये बेटा फोर्स आगे की तरफ लग रहा है mg sin थीटा है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है पीछे की तरफ, म्यू mg cos थीटा। तो ये पीछे लग रहा है तो इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस किया और फिर उसके बाद फोर्स एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स अपॉन मास होता है, तो मास से डिवाइड किया तो इसमें का मास कॉमन होकर के कैंसिल कर देगा, तो ये क्या बचा जी साइन थीटा और म्यू जी cos थीटा। बोलो प्रियंका ठीक है? बुखार उतर गया? चलो, तो ये क्या होगा यहाँ पे, इस केस में नॉर्मल 0 होगा। अगले केस में बताइए, μ1 ज्यादा है μ2 से, तो बताइए इनका मोशन कैसे होगा? ये वाला ज्यादा है म्यू और ये कम है, तो जिसका कम होगा उस पर फ्रिक्शन कम लगेगा, फ्रिक्शन कम लगेगा तो ये तेज जाएगा। बोलिए, M2 पे फ्रिक्शन कम है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, तो ये तेज जाएगा ना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो रोक रहा है वो कम है। क्लियर हुई मेरी ये बात? तो जब ये कम लगेगा तो ये तेज जाएगा, और ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ज्यादा है तो ये स्लो जाएगा, स्लो जाएगा और ये तेज जाएगा, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट ही खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ, तो नॉर्मल 0 हो जाएगा। इसलिए नॉर्मल तो कांटेक्ट की वजह से आता है, एक तेज निकल गया आगे और एक धीरे धीरे पीछे से आ रहा है, तो उनके बीच में यहाँ पर भी नॉर्मल 0। ठीक है, दूसरे केस में भी नॉर्मल क्या हो जाएगा 0। ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे वाला आगे गया तेज, क्यों आगे गया? इसलिए कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन छोटा था। यहाँ पर भी हमने क्या लिया, मास बराबर लिए है ना, दोनों बराबर लिए, तो ये आगे निकल जाएगा तेज, और पीछे वाला क्योंकि इसका ये वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा है तो ये रोक लेगा, थोड़ा स्लो चलेगा, तो ये आगे निकल जाएगा, तो कांटेक्ट ही नहीं है, कांटेक्ट ही नहीं है तो नॉर्मल कहाँ से लगेगा? यहाँ पर भी नॉर्मल 0 हो जाएगा इस वाले केस में। ठीक है, हाँ, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस वाले केस में? बोलिए, वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, बस क्योंकि इस बार फ्रिक्शन अलग अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 वाले में μ1 करना पड़ेगा और 2 वाले में μ2 करना पड़ेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, एक्सेलरेशन के लिए 1 वाले में a1 के लिए μ1 और 2 वाले के लिए a2 इज इक्वल टू यही सेम फॉर्मूला μ2। हो गया? चलिए, थर्ड वाला आप लोग सोचिएगा और सोच करके मुझे आंसर